हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआरटी लर्निंग सेंटर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले कुछ बेसिक चीजें रिलेटेड टू डीएनए एंड आरएनए, जैसे कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। हम सबको पता है ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ह्यूमन का बॉडी सेल से बना है। सेल में होता है साइटोप्लाज्म, जो कि लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, और एक न्यूक्लियस जो कि येलो कलर में। अपना न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अपने न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रेफरेंस डीएनए को दिया जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। अपना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और हेलिकल इन शेप होता है। हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा शेप। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन के ऊपर होता है जेनेटिक कोड। अपना जो जेनेटिक कोड होता है वो बनता है 4 नाइट्रोजन बेसेस से। ऑल जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नाइट्रोजन बेसेस। अपना पहला आता है प्यूरेंस। प्यूरेंस के अंदर आता है एडेनाइन और ग्वानिन। प्यूरेंस डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। इनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स होते हैं। और दूसरा पायरिमिडिन्स, इसमें आता है थायमिन और साइटोसिन। अपना पायरिमिडिन्स सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। एडेनाइन पेयर्स विद थायमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी जो अपना 4 नाइट्रोजन बेस था वो एक दूसरे के साथ पैर बनाते हाइड्रोजन बॉन्ड से। अभी ऐसा नहीं कि ए किसी के साथ भी जाके बॉन्ड बना लेगा। ए टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, टी के अलावा और किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। और इन दोनों के बीच में होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और अपना जो जी है वो सी के साथ ही बॉन्ड बनाता है और इनके बीच में होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी अपना जो डीएनए उसको हम थोड़ा ट्विस्ट करके, हेलिकल शेप है ना, ट्विस्ट करके उसको सीधा कर दिए। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा 2 स्टैंडिंग लाइंस दिख रहे हैं। ये स्टैंडिंग लाइंस को हम बोलते हैं डीएनए बैकबोन। ये डीएनए का बैकबोन है। इसको बैकबोन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अपने में बैकबोन का क्या काम है, अपने बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे ही डीएनए का बैकबोन डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ए टी सी जी, ये सब ये बैकबोन के ऊपर ही जो चिपके इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके लिए इसको बैकबोन बोलते हैं। डीएनए का बैकबोन होता है। ये जो डीएनए का बैकबोन होता है वो बनता है 2 चीजों से। पहला पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट भी बोलते हैं। और ये अपना जो बैकबोन होता है दोनों, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, आगे वाले डायग्राम में आपको और बेटर समझेगा। अब ये डायग्राम में देखो, जो ऊपर वाला अपना चेन है, बैकबोन है, बैकबोन का स्ट्रैंड है, वो नीचे वाले का एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। अगर ये जो ऊपर वाला है लेफ्ट साइड में जा रहा है इसका डायरेक्शन, तो नीचे वाले का राइट में। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिंक वाला सर्कल है ये है फॉस्फोरिक एसिड, और व्हाइट वाला जो पेंटागन शेप का है इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। अभी ये जो शुगर और फॉस्फेट है अल्टरनेट लगेगा। शुगर उसके बाद लगेगा फॉस्फेट, उसके बाद और एक शुगर, उसके बाद एक फॉस्फेट। ऐसा अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट का चेन बनेगा। वैसे सेम नीचे बनेगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जो अपना नाइट्रोजन बेस है ATCG, ये जुड़ेंगे शुगर के ऊपर। अभी ऐसा नहीं है फॉस्फोरिक एसिड के साथ नहीं बॉन्ड बना सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शुगर के साथ ही जुड़ेंगे। तो अपना A है तो उसके ऑपोजिट में T आएगा, और इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन से मैंने डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई है। वैसे बाजू में आपको C और G दिख रहा है, उसके बाजू में भी C और G का बॉन्ड है, उसके बाजू में A और T का है। आई थिंक सो आपको यहाँ ये सब चीजें समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं।
अभी हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ ना। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये पर्पल कलर के बॉक्स के अंदर दिख रहा है। एक फॉस्फेट, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, ये तीनों चीज मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक में आ जाता है ए, एक में सी, एक में जी और एक में टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर देखो, शुगर और फॉस्फेट में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। चेंज कहाँ पर आ रहा है? नाइट्रोजन बेस में। या तो शुगर फॉस्फेट के साथ एडिनाइन हो सकता है, नहीं तो शुगर फॉस्फेट ग्वानिन हो सकता है, शुगर फॉस्फेट साइटोसिन, तो शुगर फॉस्फेट थायमिन। इस तरह से फोर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपना सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और डीएनए के ऊपर होता है, मतलब ऊपर नहीं बोल सकते, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। जीन के ऊपर होता है जेनेटिक कोड और इस कोड को यूज करके बनता है प्रोटीन। ये प्रोटीन्स अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बाल ब्राउन कलर का है तो मेरे जीन जो है उसके ऊपर ऐसा कोड है जिससे ऐसा प्रोटीन बनेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ब्राउन कलर ऑफ माई हेयर। तो जीन डायरेक्टली कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, जीन की वजह से बनता है प्रोटीन और प्रोटीन एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर को। अभी हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। तुमको यहाँ पर डीएनए का एक स्ट्रैंड दिख रहा है, धागा जैसा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा होगा। अभी तो आपको फिलहाल 4 हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे होंगे, पर इसके ऑपोजिट एग्जैक्ट पीछे और 4 है, तो टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन है। उस हिस्टोन प्रोटीन में मैंने अपने डीएनए को लपेटी। ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन का मैंने बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन लाई, 8 के पैर, और उस पे अपना डीएनए को लपेटते गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपटा हुआ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जो कि रेड कलर में मैंने सब मार्क करके दिखाई हूँ, देख लेना। उसके बाद ऐसे अब एक चेन बन जाएगा। इस चेन को हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। और अपना जो क्रोमैटिन फाइबर होता है उसको अगर मैं ऐसे, जैसे अब कपड़ा सिलने वाला धागा होता है वो लपेटा होता है कार्डबोर्ड के ऊपर, वैसे ही मैं इसको अगर लपेटूंगी तो बन जाएगा ये एक क्रोमोसोम। कंडेंस करके उसको लपेट दूंगी तो बन जाएगा क्रोमोसोम। अपना जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर 2 आर्म होता है और नीचे 2 आर्म होता है, और बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है। अपना ऊपर वाला 2 आर्म है ना, ये नीचे वाले आर्म से छोटा होता है, तो इसको हम बोलते हैं पी आर्म, क्योंकि पी से एक वर्ड आता है पेटेट, जिसका मतलब होता है शॉर्ट। तो इस वर्ड का पहला लेटर पी को लेके हमने इसको नाम दे दिया है पी आर्म। और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और अल्फाबेट में पी के बाद कौन आता है? क्यू। तो जो नीचे वाला लॉन्ग आर्म है इसको हमने नाम दे दिया है क्यू आर्म। अब एक फन फैक्ट, ह्यूमन के बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो एक सेल के अंदर होता है 46 क्रोमोसोम, और ये 46 क्रोमोसोम 2-2 की जोड़ी बना के रखते हैं। तो टोटली 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ी मिलता है मुझे क्रोमोसोम का एक सेल के अंदर। अभी हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया है, उसके पहले आरएनए स्टार्ट करने से पहले डीएनए का फंक्शन भी देख लेते हैं। अभी डीएनए के वजह से, डीएनए के ऊपर जीन है, जीन की वजह से बन रहा है प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है मेरा कैरेक्टर। अभी डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। साथ ही साथ ये जो डीएनए ये पास होगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये अपना कैरेक्टर को कैरी कर कर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है डीएनए का। चलो आरएनए स्टार्ट करते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। फर्स्ट कौन सा था? डीएनए। ये है सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। ये पूरा सेम टू सेम डीएनए जैसा ही होता है, पर मेजर 2 फर्क है। अपना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसका एक बैकबोन नहीं होता।
इसके बस एक ही बैकबोन से काम चलाता है ये, तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। अभी ये जो अपना आरएनए होता है, इसका फॉर्मेशन ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर, पर इसका काम तो न्यूक्लियस से बाहर है, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस के अंदर बनने के बाद ये ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में अपना काम करने के लिए। याद रखना, आरएनए भी बनता है, आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर है और बाहर आ जाता है अपने काम करने के लिए साइटोप्लाज्म में। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, अंदर ही रहता है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता, न्यूक्लियस से बाहर डीएनए नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ आरएनए आके घूमता रहेगा बाहर। और एक मेजर डिफरेंस है, अपना जो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस था, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यहाँ पर भी 4 है, पर थायमिन के बदले में आ जाता है यूरेसिल। तो यहाँ पे कौन से आ गए, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और आ गया है यूरेसिल। अपना जो आरएनए होता है 3 टाइप का होता है। पहला वाला एमआरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। दूसरा वाला आरआरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए, जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। अभी इन सब का नाम से ही इनका काम पता लग जाता है। जैसे कि अपना एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, उसका काम क्या है? अभी पता है मैसेंजर्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। वैसे ही ये अपना जो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन था जेनेटिक कोड में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाएगा। एक चीज याद करो, अपना जो प्रोटीन है ना, वो राइबोसोम में बनता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किधर है? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन का रेसिपी कोड किधर है? न्यूक्लियस में। अभी डीएनए तो पता है ना न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है, तो कोड वहां तक पहुंचेगा कैसे? एमआरएनए पहुंचाएगा। एमआरएनए इस कोड को लेके न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम के पास पहुंचाएगा ये मैसेज को, कोड को। और अपना आरआरएनए क्या करता है? अपना जो राइबोसोम है, जो प्रोटीन बनाता है, इसको बनाता ही आरआरएनए। आरआरएनए राइबोसोम को बनाता है, सिंथेसिस करता है राइबोसोम को, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब ये आ गया अपना टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? अपना जो सेल है उसमें अमीनो एसिड बिखरे पड़े होते हैं, एक एक अमीनो एसिड को ये बीन बीन कर लेके आके अपने राइबोसोम के पास ट्रांसफर करता है। इसके लिए इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये सब चीजें हम डिटेली प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।